हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सभी थ्योरीज इंक्लूडिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बिहेवियरिस्ट थ्योरीज कहलाती हैं, जिनमें कहीं ना कहीं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात की जाती है। तो आज के वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड जिन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे वो हैं रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग, स्केप लर्निंग एंड शेपिंग। उसके बाद हम लोग इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को B.F. स्किनर या ब्रिस फ्रेडरिक स्किनर ने 1938 में डेवलप किया था, जो कि एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्हें 20th सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। स्किनर से पहले थॉर्नडाइक एंड पावलोव दोनों ने ही जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनमें उन्होंने ये बात की थी कि कोई स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से एक पर्सन कुछ रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने कैट के सामने फिश प्रेजेंट की जिसने स्टिमुलस का काम किया और इसके रिस्पॉन्स में कैट ने पजल बॉक्स का डोर खोलना सीख लिया। और पावलोव ने भी डॉग के सामने बेल के साथ फूड प्रेजेंट किया जिसने स्टिमुलस का काम किया और डॉग ने फूड न होने पर भी सिर्फ बेल की साउंड पर भी सैलिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि एक कंडीशन रिस्पॉन्स था। इसलिए थॉर्नडाइक एंड पावलोव दोनों की ही थ्योरीज को SR टाइप लर्निंग थ्योरीज कहते हैं, क्योंकि उनमें पहले कोई स्टिमुलस होता है और उसके लिए पर्सन या कोई एनिमल कोई रिस्पॉन्स देता है। लेकिन स्किनर ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टिमुलस हो तभी कोई एनिमल या पर्सन कोई रिस्पॉन्स दे। हम कोई इन्वायरमेंट के गुलाम नहीं हैं कि वो हम पर ऑपरेट करे और तभी हम कुछ रिस्पॉन्ड करें। हम बहुत सी चीज़ें अपने आप भी करते हैं, कुदरती तौर पे हम खुद भी करते हैं, बहुत से रिस्पॉन्सेस देते हैं, बहुत से बिहेवियर शो करते हैं जिनके बदले में इन्वायरमेंट से हमको कुछ स्टिमुलस मिलता है। जैसे कि हम अपने हाथ पैर यूं ही चलाते हैं, हम इस चीज़ का वेट नहीं करते कि हमें कोई स्टिमुलस मिले और तब हम अपना हाथ मूव करें या हम अपने पैर चलाएं। हम अपने आप भी एक्शंस करते हैं, इसलिए इसे RS टाइप लर्निंग थ्योरी कहा जाता है, यानी अनुक्रिया उद्दीपक अधिगम सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एनिमल या पर्सन कोई रिस्पॉन्स देता है, उसके बदले में उसे इन्वायरमेंट से स्टिमुलस मिलता है। तो थॉर्नडाइक एंड पावलोव ने जिस रिस्पॉन्स की बात की थी वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर था, जो हम किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्स एक्शन बतौर करते हैं। जैसे कि हम अगर भूखे हैं तो खाने को देखकर अपने आप ही हमारे मुंह में सलाइवा आ जाएगा या पानी आ जाएगा। लेकिन स्किनर ने जिस रिस्पॉन्स की बात की उसे उन्होंने ऑपरेंट बिहेवियर कहा, जो कि वॉलंटरी बिहेवियर या ऐच्छिक व्यवहार होता है। तो यहाँ पर पर्सन एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, इसलिए इसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। स्किनर का मानना था कि किसी बिहेवियर को शो करने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, ये बात डिसाइड करती है कि हम उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे या नहीं। सपोज आपकी मम्मी बाहर गई और आपने सोचा कि चलो आज मम्मी की अलमारी साफ़ कर देते हैं, मम्मी जब आएंगी देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। पर जब मम्मी वापस लौट करके आई और उन्होंने देखा कि आपने जब उनकी अलमारी साफ़ की तो उनका सामान सब इधर उधर कर दिया और अब उन्हें जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो बजाय आपकी तारीफ़ करने की वो आपके ऊपर चिल्लाने लगी कि तुमने क्यों मेरी अलमारी छुई, मेरी अलमारी सारी बिगाड़ दी, मेरा सामान इधर उधर कर दिया, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, भैया तुम तो ना ही सफाई किया करो तो बेहतर है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप अगली बार हिम्मत करेंगे कि आप मम्मी की अलमारी को साफ़ करें? बिल्कुल भी नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर आपके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस में आपको डांट मिली, इसलिए आप उस बिहेवियर को अब रिपीट नहीं करना चाहेंगे।
ये मेरे खुद के साथ हुआ है। मेरी मम्मी मुझे डांटती थी क्योंकि मैं जब भी सफाई करती थी तो मम्मी का सामान इधर उधर हो जाता था। तो मम्मी मुझसे यही कहती थी, तुमने क्यों मेरी अलमारी साफ़ की, तुमने क्यों उसे छुआ। तो इसलिए फिर मैं डरती थी ये करने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। तो एक्चुअली स्किनर की जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के थर्ड लॉ से इन्फ्लुएंस्ड है। और थॉर्नडाइक का थर्ड लॉ क्या था? इट वॉज लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कहता है कि कोई रिस्पॉन्स देने के बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ, ये बात डिसाइड करती है कि आप वो रिस्पॉन्स दोबारा देंगे या नहीं। इसलिए स्किनर ने बिहेवियर को रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के ज़रिए शेप करने की बात की और इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका मानना था कि हम किसी के भी बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट देकर अपने हिसाब से ढाल सकते हैं या शेप कर सकते हैं। यानी पुनर्बलन देकर या दंड देकर हम किसी के भी बिहेवियर को वैसा बना सकते हैं जैसा कि हम बनाना चाहते हैं। स्किनर ने कहा कि जब हम कोई एक्शन करते हैं या कोई बिहेवियर शो करते हैं तो कोई स्टिमुलस या इवेंट होता है जो उसको फॉलो करता है। वो स्टिमुलस जो किसी बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को या इंटेंसिटी को बढ़ा देता है उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और अगर किसी बिहेवियर को शो करने के बाद में कोई ऐसा स्टिमुलस उसको फॉलो करता है जो उस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है तो उसे पनिशमेंट कहते हैं। ये रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, जो हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। तो पॉजिटिव के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? प्लस का साइन। और नेगेटिव के लिए माइनस का साइन। और प्लस का साइन हम किस लिए यूज़ करते हैं? कुछ ऐड करने के लिए। और माइनस का कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या पॉजिटिव पनिशमेंट हो, दोनों में ही बिहेवियर शो करने के बाद कोई स्टिमुलस ऐड किया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कोई ऐसा बिहेवियर जिसे हम चाहते हैं कि एक पर्सन रिपीट करे, उस बिहेवियर को जब वो शो करता है तो उसके बाद कोई ऐसा स्टिमुलस देते हैं जो उसे पसंद हो। और पॉजिटिव पनिशमेंट में जिस बिहेवियर को हम कम करवाना चाहते हैं या ख़त्म करवाना चाहते हैं, उस बिहेवियर को जब एक पर्सन शो करता है तो उसे ऐसे स्टिमुलस देते हैं जो कि उसके लिए अनप्लेजेंट हो, ताकि उस पर्सन को डिस्कम्फर्ट फील हो, उसे बुरी सी फीलिंग आए और वो अपना बिहेवियर रिपीट करना बंद कर दे। इस रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए स्किनर ने रैट्स और पिजन्स पर एक्सपेरिमेंट किए। उनका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट स्किनर बॉक्स के ज़रिए था। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता था। तो जिस तरह से थॉर्नडाइक ने एक बॉक्स लिया था जिसे पजल बॉक्स कहते हैं, स्किनर ने भी एक बॉक्स लिया, लेकिन ये थॉर्नडाइक के पजल बॉक्स से डिफरेंट था। स्किनर का एक्सपेरिमेंट बॉक्स, जो कि स्किनर बॉक्स कहलाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें एनिमल्स जैसे कि चूहे और कबूतर वगैरह को रखा जा सकता था। इस बॉक्स का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होता है और इसमें एक छोटा केज या चेम्बर होता है, इसलिए स्किनर बॉक्स को ऑपरेंट कंडीशनिंग चेम्बर भी कहा जाता है। तो स्किनर बॉक्स का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग चेम्बर। स्किनर बॉक्स में टिपिकली कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें एक लेवर या एक बटन होता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे एनिमल प्रेस कर सकता है। एक फूड डिस्पेंसर होता है। जब एनिमल लेवर को प्रेस करता है तो वहाँ से एक फूड पैलेट रिलीज होता है, जो कि एनिमल के लिए रिवॉर्ड का काम करता है। इस चेम्बर या बॉक्स में लाइट्स एंड साउंड्स भी होते हैं जो डिफरेंट कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में बॉक्स के फ्लोर पर एक माइल्ड करंट देने वाला या माइल्ड शॉक देने वाला इलेक्ट्रिक ग्रिड भी होता है। तो स्किनर ने एक चूहे को कुछ टाइम तक भूखा रखा और उसे इस बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स के एक कॉर्नर में एक लेवर था। चूहा पहले तो बॉक्स को ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था, उसमें ऐसे ही रैंडमली घूम रहा था और कभी कभी उसका हाथ गलती से लेवर से टच हो जाता था। तो जब भी उसका हाथ लेवर से टच होता था तो उसमें से एक फूड पैलेट रिलीज होता था। जब कई बार ऐसा हुआ कि चूहा बॉक्स में घूम रहा था और अचानक उसका हाथ लेवर पर टच हो गया और वहाँ से एक फूड पैलेट निकल आया, तो कई बार ऐसा होने पर चूहे को समझ आने लगा कि अच्छा, मेरा हाथ इस पर टच होता है तो यहाँ से फूड पैलेट मिलता है। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है।
इसको प्रेस करने से तो मुझे फूड पैलेट मिल रहा है। तो अब चूहा उस लेवर को फ्रीक्वेंटली प्रेस करने लगा। तो ये एक क्लियर एग्जाम्पल है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, जहाँ एक प्लेजेंट स्टिमुलस जो है फूड का एडिशन, वो एक बिहेवियर जो है लेवर प्रेसिंग, उसकी लाइक्लीहुड को बढ़ाता है। तो यहाँ पर बिहेवियर जो चूहे ने शो किया या जो एक्शन चूहे ने किया जो है लेवर को प्रेस करना, वो पहले हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंस में या उसके नतीजे में जो चूहे को फूड मिला जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस है, वो चूहे के लिए रिवॉर्ड था और इस रिवॉर्ड ने रीइंफोर्समेंट का काम किया और उसने इस बात की लाइक्लीहुड बढ़ा दी कि अब चूहा लेवर को बार बार प्रेस करे। इसलिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देकर जो कि इंडिविजुअल को रिवॉर्डिंग लगे। एंड व्हाट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज टर्मिनेशन ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टेट फॉलोइंग अ रिस्पॉन्स। इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनप्लेजेंट स्टिमुलस को, यानी ऐसे स्टिमुलस को जो उस एनिमल या पर्सन को पसंद ना हो, उसे रिमूव कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। और उस अनप्लेजेंट स्टिमुलस का हटाना या रिमूव करना उस एनिमल या पर्सन के लिए रिवॉर्ड का काम करता है और इस रिवॉर्ड की वजह से वो एनिमल या पर्सन उस बिहेवियर को, उस डिज़ायरेबल बिहेवियर को रिपीट करता है। स्किनर ने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स किए। इस सेटअप में स्किनर बॉक्स का फ्लोर एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता था। ये शॉक ज़्यादा तेज नहीं था, लेकिन इससे चूहे को कुछ बुरी सी फीलिंग होती थी। स्किनर बॉक्स का सेटअप कुछ ऐसा था कि चूहा अगर लेवर को प्रेस करे तो लेवर को प्रेस करके वो उस शॉक को बंद कर सकता था। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि स्किनर बॉक्स में एक चूहे को रखा गया और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया। तो चूहा बहुत ही बेचैन हो गया, उसको बहुत ही बुरी सी फीलिंग होने लगी और वो इधर उधर घूमने लगा। तो उसका गलती से हाथ लेवर के ऊपर पड़ गया और जैसे ही लेवर पर उसका हाथ पड़ा, वो इलेक्ट्रिक करंट जो उसको फील हो रहा था वो बंद हो गया। जब कई बार ऐसा हुआ तो चूहा समझ गया कि ये तो भैया बहुत अच्छा है, मैं इस लेवर को प्रेस करके इस गंदी वाली फीलिंग से बच सकता हूँ, जो मुझे करंट वाली फीलिंग आ रही है इससे मैं बच सकता हूँ। और इसलिए इस करंट से बचने के लिए चूहे ने लेवर को प्रेस करना सीख लिया। तो ये एक एग्जाम्पल है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, जहाँ पर एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस जो है इलेक्ट्रिक करंट या शॉक, उसको रिमूव करके लेवर प्रेसिंग के बिहेवियर की लाइक्लीहुड को बढ़ाया गया। यानी अब चूहा लेवर प्रेसिंग के बिहेवियर को रिपीट करने लगा। इनफैक्ट स्किनर ने चूहे को ये भी सिखा दिया कि वो कैसे इस इलेक्ट्रिक करंट को अवॉइड कर सकता है, मीन्स उससे कैसे बच सकता है। इसके लिए स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने बॉक्स लिया था, उस बॉक्स में इलेक्ट्रिक करंट पास करने से पहले एक रेड लाइट ऑन करनी शुरू की। तो पहले रेड लाइट ऑन होती थी, फिर इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता था और फिर जब चूहा लेवर को प्रेस करता था तो वो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाता था। जब कई बार ऐसा हुआ तो चूहा समझ गया कि जब रेड लाइट जलती है उसके बाद ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और इसलिए उसने रेड लाइट के जलते ही लेवर को प्रेस करना शुरू कर दिया ताकि वो करंट से स्केप कर सके या बच सके। इसलिए इस तरह की लर्निंग को स्केप लर्निंग एंड अवॉइडेंस लर्निंग भी कहते हैं। स्केप लर्निंग का मतलब है कि चूहे ने लेवर प्रेस करके इलेक्ट्रिक शॉक से बचना सीख लिया और चूहे ने रेड लाइट को शॉक के सिग्नल के रूप में आइडेंटिफाई करके लेवर प्रेस करके शॉक को अवॉइड करना सीख लिया। तो ये हुई अवॉइडेंस लर्निंग। अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो स्किनर ने पनिशमेंट को रीइंफोर्समेंट का ऑपोजिट बताया है, क्योंकि ये किसी के रिस्पॉन्स या बिहेवियर को वीक करने के लिए होता है, ना कि स्ट्रेंथन करने के लिए। ये एक एवर्सिव इवेंट होता है जो उस बिहेवियर को कम या ख़त्म कर देता है जिसके बाद ये पनिशमेंट मिलता है। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए स्किनर बॉक्स में एक भूखा चूहा रखा गया और इस फेज़ में 2 डिफरेंट लाइट्स इंट्रोड्यूस की गई, ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट।
जब ग्रीन लाइट ऑन होती और चूहे का हाथ लेवर पर पड़ता तो उसे फूड पैलेट मिलता, और जब रेड लाइट ऑन होती और चूहे का हाथ लेवर पर पड़ता तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी रेड लाइट के साथ में लेवर प्रेस करने पर उसे माइल्ड शॉक मिलता, जो कि उसके लिए पनिशमेंट का काम करता। जब कई बार ऐसा हो गया तो चूहा सीख गया कि ग्रीन लाइट जलने पर तो मुझे फूड पैलेट मिलता है, और जब रेड लाइट ऑन होती है और तब मैं लेवर को प्रेस करता हूँ तो मुझे शॉक मिलता है, मुझे बुरी सी फीलिंग होती है। तो फूड पैलेट ने चूहे के लिए रीइंफोर्समेंट का काम किया और उसने ग्रीन लाइट होते ही लेवर को प्रेस करना सीख लिया, और शॉक ने चूहे के लिए पनिशमेंट का काम किया। और पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट एक एवर्सिव इवेंट होता है जो कि किसी बिहेवियर को कम करवाता है या ख़त्म करवा देता है। इसलिए चूहे ने रेड लाइट होने पर लेवर को प्रेस करना बंद कर दिया। तो यानी अब चूहा ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा था, उसने उनके बीच में फ़र्क करना सीख लिया। इसलिए इस टाइप की लर्निंग को डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहा जाता है। चलिए अब हम इस रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्ची है जिसका नाम है रिया। सपोज टीचर ने सभी बच्चों को क्लास में असाइनमेंट्स करने के लिए दिए। उन सब में से सबसे पहले और सबसे अच्छा असाइनमेंट रिया ने करके दिया। टीचर बहुत ही खुश हो गई और उन्होंने उसके बदले में रिया को एक चॉकलेट दी और साथ ही में उसको एक स्टार स्टूडेंट का बैज भी दिया, ताकि रिया खुश हो जाए और आगे भी ऐसा ही काम करे। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ ऐड की गई रिया के डिज़ायरेबल बिहेवियर के शो करने के बाद में, ताकि रिया उस बिहेवियर को रिपीट करे, फिर से वो अपना असाइनमेंट अच्छे से बनाए और टाइम पर सबमिट भी करे। अब रिया तो हो गई बहुत खुश कि हमारी टीचर तो हमें बहुत पसंद करती हैं, कुछ ज़्यादा ही इतराने लगी और उन्होंने क्लास में बातें करना शुरू कर दिया। तो टीचर को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने रिया को पहले तो डांट लगाई और फिर उसको एक्स्ट्रा वर्क असाइन किया, जो कि उसको स्कूल आवर्स के बाद रुक करके करना था। रिया के लिए काफ़ी अनप्लेजेंट टास्क था कि स्कूल आवर्स के बाद रुककर उसको काम करना है, और इसलिए इसने उसके लिए पनिशमेंट का काम किया। और कैसा पनिशमेंट हुआ ये? पॉजिटिव पनिशमेंट, क्योंकि यहाँ पर अनप्लेजेंट स्टिमुलाई को ऐड किया गया ताकि रिया दोबारा क्लास में बात करके क्लास को डिस्टर्ब ना करे। तो पॉजिटिव पनिशमेंट के थ्रू टीचर ने अनडिज़ायरेबल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को कम करवाने की कोशिश करी। अब रिया को लगने लगा कि मैम तो हमसे नाराज़ हो गई, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैम मुझसे खुश हो जाएं। तो मैम क्लासरूम को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो रिया ने उनको क्लासरूम को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत हेल्प करी। रिया को देखकर क्लास के बाकी बच्चे भी इंस्पायर हुए और उन्होंने भी मैम की हेल्प करी क्लासरूम को ऑर्गेनाइज़ करवाने में। तो मैम बहुत खुश हो गई और उस दिन उन्होंने बच्चों को होमवर्क नहीं दिया, होमवर्क करने से एग्जेम्प्ट कर दिया। तो बच्चे तो बहुत खुश हो गए और वो आगे भी मैम को क्लासरूम ऑर्गेनाइज करवाने में हेल्प करने लगे। तो एक ऐसी चीज़ जो कि बच्चों को यूजुअली पसंद नहीं होती है, ये होमवर्क वगैरह करना, तो मैम ने उस चीज़ को रिमूव किया ताकि अगली बार भी बच्चे अपने इस बिहेवियर को, इस अच्छे बिहेवियर को कि मैम की उन्होंने हेल्प करी, इस बिहेवियर को आगे भी रिपीट करें। तो बिहेवियर को रिपीट करवाने के लिए जो स्टिमुलाई देते हैं उसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो यहाँ पर टीचर ने बच्चों को रीइंफोर्समेंट तो दिया, पर किस तरह का रीइंफोर्समेंट था ये? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि जो चीज़ रिया और दूसरे बच्चों को पसंद नहीं थी, मैम ने उस चीज़ को रिमूव कर दिया, उस चीज़ से बच्चों को एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी वो चीज़ हटा दी ताकि बच्चे खुश हो जाएं और अपने उस बिहेवियर को रिपीट करें। अब रिया ने फिर एक गलती कर दी, उसने चुपके से क्लास में मोबाइल फ़ोन निकाल लिया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। मैम ने उनको पकड़ लिया और रिया से उसका मोबाइल छीन लिया और उस दिन उसको उसका मोबाइल घर ले जाने के लिए नहीं दिया, ताकि रिया को समझ में आ जाए कि स्कूल में मोबाइल लाना बिल्कुल मना है और अगर अब वो दोबारा लाई तो उसे फिर कभी भी फ़ोन वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया, उसका फ़ोन लेकर अपने पास रखकर। और किस तरह का पनिशमेंट दिया? नेगेटिव पनिशमेंट,
क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ जो उसको पसंद थी वो चीज़ उससे ले ली, रिमूव कर ली। और पनिशमेंट का मतलब होता है वो स्टिमुलाई जो बिहेवियर को रिपीट करने से रोके, किसी भी बिहेवियर को कम करवा दे या ख़त्म करवा दे। तो अब रिया को नेगेटिव पनिशमेंट मिला, वो डर गई और उसने स्कूल में अपना मोबाइल ले जाना बंद कर दिया। तो इस तरह से किसी के भी बिहेवियर को पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे करके शेप किया जा सकता है, यानी अपने हिसाब से ढाला जा सकता है। तो शेपिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअली डिज़ायर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता है जब तक वो डिज़ायर्ड बिहेवियर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता। शेपिंग को सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टेप्स को रीइंफोर्स करके फाइनल बिहेवियर तक पहुंचा जाता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं शेपिंग को समझने के लिए, जो है डॉग्स ट्रेनिंग। मान लीजिए आप अपने डॉग को रोल ओवर कमांड सिखाना चाहते हैं। इसको सिखाने के लिए आप कुछ स्टेप्स में उसको रीइंफोर्स करेंगे, जैसे कि आपके कहने पर जब डॉग बैठ जाए तो आप उसको कोई रिवॉर्ड दें, कोई ट्रीट दें, उसको खाने के लिए कुछ दें, क्योंकि अब आप उसको रोल ओवर सिखा रहे हैं। इसलिए जब डॉग साइड पर लेट जाए तो उसे आप फिर रिवॉर्ड दीजिए, यानी फिर कुछ खाने के लिए दीजिए। एनिमल्स के लिए तो खाने से बड़ा और कोई रिवॉर्ड होता ही नहीं है, तो आप उसको फिर से कुछ खाने के लिए दीजिए। फिर जब डॉग अपनी बैक पर लेट जाए तो फिर उसे कुछ रिवॉर्ड दीजिए, उसको कुछ खाने के लिए दीजिए। और जब डॉग अब पूरा रोल ओवर कर जाए तो फिर उसे आप कुछ ट्रीट दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए। तो इस तरह से डॉग को एक एक स्टेप को सिखाया जाना चाहिए और हर स्टेप पर उसको रीइंफोर्स किया जाना चाहिए जब तक वो फाइनल बिहेवियर रोल ओवर नहीं सीख जाता। तो इस तरह से किसी के भी बिहेवियर को शेप किया जा सकता है, उसको हर छोटे छोटे स्टेप पर रीइंफोर्समेंट दे करके। तो आइए अब देख लेते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, यानी इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। तो इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बहुत वाइड और इम्पैक्टफुल हैं। इस थ्योरी का फोकस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट पर होता है। तो एजुकेशनल सेटिंग में इस थ्योरी के कुछ की इम्प्लीकेशंस इस तरह से हैं कि पहला हो सकता है रीइंफोर्समेंट फॉर डिज़ायर्ड बिहेवियर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के मुताबिक जब स्टूडेंट्स डिज़ायर्ड बिहेवियर शो करें तो टीचर्स उन्हें रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, अगर बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाएं या क्लास एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें तो टीचर्स उन्हें स्टिकर्स दे सकते हैं, उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा प्ले टाइम दे सकते हैं, एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें बिहेवियर को रीइंफोर्स करती हैं और फ्यूचर में बिहेवियर को रिपीट करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती हैं। इसी तरह से जो चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं होती हैं उनको रिमूव करके भी टीचर्स बच्चों के बिहेवियर को रीइंफोर्स कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को एक्स्ट्रा होमवर्क करना पसंद नहीं होता, तो अगर किसी दिन बच्चों ने क्लास एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया या अपना क्लास वर्क टाइम पर कंप्लीट कर लिया तो होमवर्क जैसे एवर्सिव स्टिमुलाई जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है उसको टीचर्स रिमूव करके स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकती हैं और उनको इनकरेज कर सकती हैं कि वो दोबारा भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। बिहेवियर मैनेजमेंट में भी रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर्स स्टूडेंट्स के मिसबिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, जैसे कि उन्हें एक्स्ट्रा असाइनमेंट करने को दे सकते हैं या नेगेटिव पनिशमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि क्लास एक्टिविटीज़ से टेम्परेली एक्सक्लूड कर दें उनको। इससे क्लास मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा और डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। स्टूडेंट्स के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करके उन्हें धीरे धीरे डिज़ायर्ड बिहेवियर सिखाया जा सकता है। हर स्टेप पर उनको रीइंफोर्समेंट देकर उनकी बिहेवियर शेपिंग की जा सकती है। रेगुलर रिवॉर्ड्स एंड रीइंफोर्समेंट बच्चों को मोटिवेटेड और इंगेज्ड बनाए रखता है। इससे एकेडमिक टास्क काफ़ी इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डिंग बन जाते हैं।
टीचर्स स्टूडेंट्स को कुछ स्पेसिफिक गोल्स सेट करने और उनको अचीव करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं, जिसके लिए टाइमली फीडबैक और रीइंफोर्समेंट मिलता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एम्फसाइज करती है कि फीडबैक इमीडिएट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि उनका बिहेवियर कैसा है और उनको क्या इम्प्रूव करना है। तो टीचर्स स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के लिए इमीडिएट फीडबैक दें। इसके अलावा स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स को कंसीडर करके, उनके लर्निंग स्टाइल्स को कंसीडर करके पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्ट्रैटेजीज डेवलप की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स को सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ रीइंफोर्समेंट के लिए इनकरेज किया जा सकता है। अपने बिहेवियर और प्रोग्रेस को ट्रैक करके स्टूडेंट्स अपने लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को चॉइसेस देने से उनकी ऑटोनॉमी बढ़ती है और अपनी पसंद के रिवॉर्ड सिलेक्ट करने से उनके अंदर मोटिवेशन और इंगेजमेंट इम्प्रूव होता है। इसके अलावा रेगुलर असेसमेंट्स एंड क्विजेस का यूज़ करके स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है और उन्हें टाइमली रीइंफोर्समेंट दिया जा सकता है। तो इन अ नटशेल, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के एजुकेशनल कंटेक्स्ट में इम्प्लीमेंटेशन से बिहेवियर मैनेजमेंट इफेक्टिव हो सकता है, स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बढ़ाया जा सकता है और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। टीचर्स और एजुकेटर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के प्रिंसिपल्स को डेली क्लासरूम प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट करके स्टूडेंट आउटकम्स को इन्हांस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा, जो हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग, स्केप लर्निंग, शेपिंग एट्सेट्रा, और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी देखे। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब जल्दी से हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जो कि अक्सर ही टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसीडर्ड द प्राइमरी प्रोपोनेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? ए. आइवन पैवलोव, B. John Watson, C. B.F. Skinner, and D. Edward Thorndike. Your time starts now. And the answer is B.F. Skinner. Second question है, which of the following is an example of positive reinforcement? A. Removing a chore when a child finishes their homework. B. Giving a student a gold star for completing their assignment. C. Taking away a toy for misbehaving. And D. Yelling at a student for being late to class. And the correct answer is B. Giving a student a gold star for completing their assignment. Next question is, negative reinforcement involves A. Adding a pleasant stimulus, B. Removing an unpleasant stimulus, C. Adding an unpleasant stimulus, and D. Removing a pleasant stimulus. And the correct answer is B. Removing an unpleasant stimulus. Next question is, which of the following best illustrates negative punishment? A. Giving a child extra homework for not paying attention. B. Removing a child's video game privileges for breaking a rule. C. Praising a student for their good behavior. And D. Giving a student detention for being disruptive. And the answer is removing a child's video game privileges for breaking a rule. Next question is, in Skinner's experiment with the Skinner box, what was the main objective? A. To measure classical conditioning responses. B. To observe trial and error learning. C.
to analyze operant behavior through reinforcement, and D, to test innate reflexes in animals. And the correct answer is C, to analyze operant behavior through reinforcement. Next question is, what is shaping in operant conditioning? A, gradually reinforcing behaviors that are closer to the desired behavior. B, punishing undesirable behaviors. C, using fixed schedules of reinforcement. And D, associating a neutral stimulus with the response. And the correct answer is A, gradually reinforcing behaviors that are closer to the desired behavior. Next question is, a student receives praise from the teacher for answering a question correctly. This is an example of A, positive reinforcement, B, negative reinforcement, C, positive punishment, and D, negative punishment. And the answer is positive reinforcement. आई होप कि आपने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्किनर ने जो रीइंफोर्समेंट के स्केड्यूल्स दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू इट येट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. So meet you in the next video. Till then, goodbye and thanks for watching.